प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि मैंने आप सभी को अवगत कराया था कि हमारी 9th 10th 11th और 12th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए, चाहे वह बच्चा हिंदी माध्यम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, वो दोनों के लिए ही यह कक्षाएं हमारी समान रूप से उपयोगी होंगी। क्योंकि दोस्तों इसमें हमने बाईलिंगुअली यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को समग्रता से उसका इस तरह से मटेरियल तैयार किया है ताकि चाहे यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड का बच्चा हो, उसे समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वह है क्लास 10th की साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों आज हम केमिकल रिएक्शंस और जो उसकी इक्वेशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो द प्रोसेसेस इन विच अ सबस्टांस और सबस्टांसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सबस्टांसेस विद इंटायर न्यू प्रॉपर्टीज आर नोन एज केमिकल रिएक्शंस। यानी कि वे प्रक्रियाएं, है ना, क्या है? वे प्रक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हुए नए पदार्थों को संपूर्ण नए गुणों के साथ उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब जब कोई पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह एक केमिकल चेंज होता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, ये आपस में अभिक्रिया करके यानी कि केमिकल रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट ए बी बनाता है ना। तो ये जो है एक नया प्रोडक्ट बना और ये एक था रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी। जब रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी ने आपस में केमिकल रिएक्शन किया, है ना, रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो क्या बना? एक नया प्रोडक्ट बना, एक नए उत्पाद का निर्माण हुआ जिसे हम ए बी कहते हैं। तो यह क्या है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, यह एक केमिकल रिएक्शन है ना। द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। देखिए जो इसमें प्रोडक्ट बनता है उसका नेचर और उसकी जो आइडेंटिटी होती है ना, उत्पादों की, यानी कि जो प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद, उसकी प्रकृति और उसकी पहचान अभिकारकों से बिल्कुल अलग होती है। जो रिएक्टेंट्स होते हैं, है ना, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनसे ये जो प्रोडक्ट बना है इसके जो गुण होंगे, इसकी जो पहचान होगी, इसकी जो प्रकृति होगी वो बिल्कुल भी अलग होगी, है ना। जैसे इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, यानी कि जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो वह एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक नए उत्पाद यानी कि एक नए प्रोडक्ट को बनाता है जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं ना। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं यानी कि रिएक्शन करते हैं तो एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वह वाइट पाउडर की फॉर्म में प्राप्त होता है। ये एक पाउडर की फॉर्म में प्राप्त होता है, जबकि मैग्नीशियम रिबन जब लिया गया था तो वह सॉलिड स्टेट में था, है ना। तो अब क्या है यहाँ पर देखिए, ये जो रिएक्टेंट्स हैं यानी कि अभिकारक में जब अभिक्रिया हुई तब एक नए उत्पाद यानी कि एक नया उत्पाद बना। जब कोई भी नया उत्पाद बनता है तब हम कहते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की जब अभिक्रिया होती है, उसमें रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तब जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो यह एक ये भी प्रोसेस है। यानी कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, तो जिंक जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेता है ना। जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो उत्पाद बने हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस।
और यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स थे वह क्या था, जिंक था और सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, LHS में लिखा जाते हैं, और जो प्रोडक्ट्स बनता है वो हमेशा RHS यानी कि राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। और ये जो इसमें एरो होता है, एरो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। एरो डिनोट्स दी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, अब दोस्तों हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, रासायनिक अभिक्रिया होने की पहचान क्या है। तो दोस्तों अगर हमको यह जानना है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके चेंज इन स्टेट मतलब उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, या चेंज इन कलर उसके रंग में परिवर्तन होगा, या इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का उत्सर्जन होगा, या चेंज इन टेम्परेचर या तो तापमान में परिवर्तन होता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है यानी कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन हैपेंस देन उसमें इन चार महत्वपूर्ण बिंदुओं में से कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता है ना। या तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, या तो रंग में परिवर्तन होगा, या तो उसकी इससे गैस का उत्सर्जन होगा, या तो उसके तापमान में परिवर्तन होगा। तो गैस का उत्सर्जन क्या, अभी जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का हमने आपको रिएक्शन दिखाया तो उसमें क्या हुआ कि जिंक सल्फेट बना और जिंक सल्फेट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यह जो शर्त है रासायनिक अभिक्रिया, कैसे पहचानेंगे कि हम रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो 4 बिंदुओं से। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की, यानी कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है इसको समझते हैं। दोस्तों अ केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in the form of symbols and formula wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product entities on the right hand side। दोस्तों एक रासायनिक समीकरण क्या होता है, प्रतीकों और सूत्रों यानी कि सिंबल्स एंड फॉर्मूले के रूप में एक रासायनिक अभिक्रिया का यानी कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें बाईं ओर अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स और दाईं ओर उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं। दोस्तों इसको एक उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। जैसे इसमें जो इक्वेशंस होती हैं वह सेंटेंस इक्वेशन होती है। जैसे हमने वाक्य समीकरण कहा, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया, ये भी एक अभिक्रिया है, लेकिन ये क्या है, इसका एक सेंटेंस एक्सप्लेनेशन है ना। यह एक वाक्य के रूप में लिखा हुआ है। इसको हम और छोटा लिख सकते हैं शब्द समीकरण की सहायता से यानी कि वर्ड इक्वेशन की सहायता से। तो इसका वर्ड इक्वेशन क्या होगा, सीधे सीधे जिसका भी रिएक्शन हुआ उसके सिर्फ वर्ड्स लिखने हैं, वाक्य नहीं लिखना है। तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट हुई, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण किया। तो इस प्रकार से यह वर्ड फॉर्मेशन हो गया है ना, वर्ड इक्वेशन हो गया। अब इसको हम और संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। इसके जो मैग्नीशियम के जो सिंबल्स या उसका जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करके देखिए। जैसे मैग्नीशियम को साइंस में Mg लिखा जाता है ना, Mg जो कि साथ में सॉलिड है, S का मतलब होता है ठोस है, ठीक है, सॉलिड, और प्लस O2 यानी कि O मतलब ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन गैस के साथ जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि ठोस यानी सॉलिड रूप में प्राप्त होती है। तो यह जो हो गई यह हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई है ना। इसको हम स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि यह अभी बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों थोड़ा समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं यानी कि अभिकारक क्या होता है। द सबस्टांसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे पदार्थ यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। जैसे अभिक्रिया 1 में है ना, जैसे एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, ये जो क्या है ये अभिकारक हैं क्योंकि इनमें केमिकल चेंज हो रहा है। और केमिकल चेंज जिन एलिमेंट्स में या जिन केमिकल रिएक्शन में वे एलिमेंट्स जिनमें केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और ये हमेशा रिएक्शन में
लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, यानी कि बाईं दिशा में लिखे जाते हैं, एरो के बाईं ओर ये लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये अभिकारक है। ठीक है, उसी प्रकार से हम थोड़ा प्रोडक्ट समझ लेते हैं कि उत्पाद क्या होता है ना। तो द न्यू सबस्टांसेस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। वे नए पदार्थ जो एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उनका निर्माण होता है, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। इसको भी समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब रिएक्शन होती है तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो एक नया प्रोडक्ट बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट है, यानी कि उत्पाद है। दोस्तों, एक केमिकल रिएक्शन में जो एरो होता है, तो एरो डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तीर रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। दोस्तों, केमिकल इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस मेनली दो तरह की होती है। एक तो स्केलेटल इक्वेशन यानी कि कंकाल समीकरण, और दूसरा होता है बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन यानी कि संतुलित समीकरण। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंकाल समीकरण क्या होती है ना। स्केलेटल इक्वेशंस क्या होते हैं? स्केलेटल इक्वेशंस आर इक्वेशंस विद सिंपली द केमिकल फार्मूलाज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, नो मेंशन ऑफ स्टेट्स एंड नो एटम बैलेंसिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी कि कंकाल समीकरण केवल उत्पादों और अभिकारकों के रासायनिक सूत्रों का यानी कि केमिकल फार्मूले का निरूपण होता है। निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का परमाणु संतुलन यानी कि एटॉमिक बैलेंस और अवस्था का उल्लेख नहीं किया जाता है। यानी कि उसके साथ ना ही तो उसमें कोई एटॉमिक बैलेंस होगा और ना ही उसमें उसकी अवस्था का भी उल्लेख नहीं होगा कि यह सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या एक्वस है। ठीक है, ये इसका उल्लेख नहीं होता है। जैसे इसको समझते हैं, जैसे Zn प्लस H2SO4 जिंक और जब हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन होता है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होती है, तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो उसमें एक नया उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड नहीं है ना। यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप समझिए यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन MgO में जो नया प्रोडक्ट बना उसमें एक ही अणु है ऑक्सीजन का। तो हम इसे कहेंगे कि यह जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल इक्वेशन है, यह जो रासायनिक समीकरण है वह संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर और दाईं ओर बराबर नहीं है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? यह एक कंकाल समीकरण है, यानी कि यह एक स्केलेटल इक्वेशन है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, है ना, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। यानी कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स जब एक नया प्रोडक्ट बनता है तो उसमें भी होंगे। दोस्तों, इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, जैसे मैग्नीशियम जो है वह सॉलिड स्टेट में है और O2 जो कि है, G का मतलब होता है यह गैस है ना, और एरो के बाद 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो यहाँ पर बनता है वह सॉलिड बनता है। सॉरी, यहाँ पे जो G है गैस वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया है ना, गलती से हो गया, यहाँ पर S होगा स्मॉल। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये सॉलिड फॉर्म में यानी कि एक पाउडर फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इससे क्या समझ में आता है? देखिए, यह केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है ना। देखिए इधर देखिए 2 मैग्नीशियम के एटम हैं तो इधर भी 2 मैग्नीशियम के एटम हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम हैं तो यहाँ पर भी ये 2 जो हैं ऑक्सीजन के एटम हैं। तो इस प्रकार से यह जो इक्वेशन है वह बैलेंस्ड है, संतुलित है। दोस्तों, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो दोस्तों, हम समझते हैं
कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यह होता है, इट स्टेट्स दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय अ केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि द्रव्यमान किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान का ना ही तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी देखिए, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जितना मास यानी कि जितना द्रव्यमान रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही द्रव्यमान जो होगा उतना ही मास प्रोडक्ट्स का भी होगा, यानी कि रिएक्टेंट्स का मास जो होगा वह प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा, है ना। चलिए दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान यानी कि प्रोडक्ट्स का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो दोस्तों, यह आज का हमारा पार्ट 1 था और कल अगले पार्ट में हम पार्ट 2 में यहाँ से आगे जिसमें हम बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन सीखेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे और उसी में हम रिडॉक्स रिएक्शन को भी डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो भी एनसीईआरटी अगले लेक्चर में अगले वीडियो में जो भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।